हेलो स्टूडेंट्स आज इस वीडियो में हम देखेंगे लेक्चर नंबर 5 को, जिसमें हम एनिमल प्रोटेस्ट के ग्रुप को जिस वक्त हमने डिवाइड किया तो उसमें मुख्तलिफ हमने उसके ग्रुप्स को देखा, जिसमें हमने जू फ्लैजिलेट्स, सार्कोडीना, फोरामेनिफेरा को देखा। आज इस वीडियो में हम एपी कॉम्प्लेक्सेस को देखेंगे। तो एपी कॉम्प्लेक्सेस के बारे में जितनी भी चीज़ें थी, जो पॉइंट्स थे बुक के अंदर, वो सारे यहाँ पर मैंने हेडिंग की सूरत में लिख दी हैं। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके मैं आपको बताता हूँ। ये जितनी भी एनिमल लाइक प्रोटेस्ट हैं बहुत ही आसान है। बस आपने जैसे मैं हेडिंग्स की तरह लिखता हूँ, आपने इस तरह से इसको याद करना है, क्योंकि ये हेडिंग्स अगर आप लिख के इसको याद करेंगे तो आसानी से आपको ये समझ भी आएगी और आप आसानी से याद भी कर पाएंगे और आप इसको अपने पेपर के अंदर प्रेजेंट भी कर पाएंगे। तो एपी कॉम्प्लेक्सेस को देखते हैं आज इस वीडियो में। तो एपी कॉम्प्लेक्सेस को हम स्पोरोजोआ भी कहते हैं। स्पोरोजोआ क्यों कहते हैं, एपी कॉम्प्लेक्सेस को हम क्यों कहते हैं, इसकी वीडियो के आगे चल के हम बात करेंगे। इसके स्ट्रक्चर में ऐसी क्या चीज़ें पाई जाती हैं कि इसको हम एपी कॉम्प्लेक्सेस या स्पोरोजोआ कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने हेडिंग लिखी है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो एपी कॉम्प्लेक्सेस सारे के सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो यहाँ पर हमें एक पॉइंट मिलता है कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इनकी कैसी है कि ये सारे यूनिसेलुलर हैं, यानी एक सेल से मिलकर बने हैं, यानी इनके अंदर एक ही सेल है जो सारे के सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो मैंने हेडिंग लिखी है वो है पैरासाइट। अब पैरासाइट का क्या मतलब है? यहाँ पर पैरासाइट वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपने होस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं, उनसे खुराक लेते हैं, उनके अंदर बास शेल्टर हासिल करते हैं। तो ये जितने भी एपी कॉम्प्लेक्सेस हैं, इनका जो लार्ज ग्रुप है वो ये है कि वो पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म से ताल्लुक़ रखते हैं। और ये क्या करते हैं कि काज करते हैं मुख्तलिफ डिसीज़ को ह्यूमन के अंदर, जैसे मलेरिया हमारे पास कॉमन डिसीज़ आ जाती है। तो ये सारे के सारे जितने भी हैं ये पैरासाइटिक ग्रुप या पैरासाइटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिसीज़ को काज करते हैं। जैसे ह्यूमंस के अंदर ये एक बहुत ही कॉमन डिसीज़ काज करते हैं जो मलेरिया है, जो पहले वक्तों में बहुत ही डेंजरस बीमारी हुआ करती थी और इसका कोई इलाज नहीं होता था और बहुत से लोग मर भी जाते थे। लेकिन उसके बाद साइंटिस्ट ने, बहुत से लोगों ने इसकी जो ट्रीटमेंट है वो अभी इसकी बन गई है और अब इसको आसानी से क्योर किया जा सकता है। तो उसके बाद तीसरे नंबर पर जो मैंने यहाँ पर हेडिंग लिखी है वो है यूनिक अरेंजमेंट। अब यूनिक अरेंजमेंट की बात करें तो इनकी बॉडी को हमने कहा कि इन ऑर्गेनिजम्स को हमने नाम दिया एपी कॉम्प्लेक्सेस। एपी कॉम्प्लेक्सेस इनको क्यों नाम दिया गया? क्योंकि इनके अंदर एक यूनिक किस्म की अरेंजमेंट पाई जाती है। किस चीज़ की अरेंजमेंट पाई जाती है? फेब्रिल्स की, माइक्रोट्यूब्यूल्स की, वैक्यूल्स की और अदर ऑर्गेनरीज की। और ये अरेंजमेंट किस तरह से होती है कि इनकी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इनकी बॉडी जो है एक सेल से मिलकर बनी है, तो इनके सेल के अंदर एक ऐसी यूनिक अरेंजमेंट पाई जाती है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स, वैक्यूल्स, फेब्रिल्स और दूसरी जो ऑर्गेनरीज हैं वो सेल की एक तरफ पर लाई करती हैं, यानी सेल की एक तरफ पर पाई जाती हैं। तो इस यूनिक अरेंजमेंट की वजह से हम इसको कहते हैं एपी कॉम्प्लेक्सेस, कि ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाती हैं बॉडी के अंदर, कि एक तरफ ये पाई जाती हैं, एक एंड पर सेल के ये सारी ऑर्गेनरीज पाई जाती हैं। तो इस यूनिक अरेंजमेंट की बेसिस पर हम इनको कहते हैं एपी कॉम्प्लेक्सेस। उसके बाद मैंने जो पॉइंट लिखा है वो लोकोमोटरी ऑर्गन का। तो लोकोमोशन की बात अगर करें, यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर पॉइंट लिखा है लोकोमोशन का, कि लोकोमोशन इनके अंदर किस तरह से होती है, तो इनके अंदर कोई भी किसी किस्म का कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में जू फ्लैजिलेट्स की बात की, उसमें हमने देखा फ्लैजिला पाए जाते हैं मूवमेंट के लिए। उसके बाद हमने सार्कोडीना की बात की जिसमें सूडो पोडिया पाए जाते थे जो एक लोकोमोटरी ऑर्गन के तौर पर एक्ट करते थे और उनकी मूवमेंट में, कैप्चरिंग ऑफ फूड में मदद देते थे। लेकिन यहाँ पर एपी कॉम्प्लेक्सेस के अंदर किसी किस्म का कोई भी सूडोपोडिया, फ्लैजिला, सिलिया यानी लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता। तो अब बात ये पैदा होती है, क्वेश्चन ये पैदा होता है कि अगर इनके अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं है तो इनके अंदर लोकोमोशन किस तरह से होती है? तो लोकोमोशन इनकी तरह इस तरह से होती है कि इनकी जो लोकोमोशन होती है वो फ्लेक्सिंग से होती है, यानी बेंडिंग ऑफ द बॉडी की वजह से होती है। जो इनके अंदर सेल वॉल होती है सेल के इर्द गिर्द, वो इस तरह से बेंड होती है, फ्लेक्सिबल होती है, इस तरह से मूव करती है कि वो मूवमेंट में मदद देती है, लोकोमोशन में इनकी मदद देती है। तो इस तरह की मूवमेंट को हम कहते हैं अंडुलेटिंग मूवमेंट। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, इस तरह की मूवमेंट को हम कहते हैं अंडुलेटिंग मूवमेंट।
यानी इनकी बॉडी के अंदर सेल वॉल मूव करती है, फ्लेक्सिबल होती है, फ्लेक्सिंग मूवमेंट करती है, बेंडिंग करती है और उसकी वजह से ये मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, और इस तरह की मूवमेंट को हम कहते हैं अंडुलेटिंग मूवमेंट। उसके बाद बात करें स्पोर फॉर्मेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एपी कम्प्लेक्सेस को हम स्पोरोजोआ भी कहते हैं। स्पोरोजोआ इस वजह से कहते हैं कि ये अपनी साइकिल के कुछ स्टेजेस पर, लाइफ साइकिल के कुछ स्टेजेस पर ये स्मॉल स्पोर्स भी बनाते हैं। तो यहाँ पर ये हम लिख देते हैं कि स्पोर फॉर्मेशन करते हैं, दे प्रोड्यूस स्पोर्स, वो ये किस वक्त करते हैं, अपने लाइफ साइकिल किसी भी स्टेज पर ये करते हैं, स्मॉल स्पोर्स बनाते हैं जो कि ये ट्रांसमिट करते हैं अपने होस्ट के अंदर। अब मैंने आपको बात शुरू में बताई कि ये पैरासाइटिक होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, क्योंकि अब ये पैरासाइट जो अपने होस्ट के अंदर रहते हैं उससे अपना फूड लेते हैं, उसी के अंदर शेल्टर हासिल करते हैं। तो ये क्या करते हैं कि अपने लाइफ साइकिल के कुछ स्टेजेस पर स्पोर फॉर्मेशन करते हैं, स्पोर्स बनाते हैं। जब ये स्पोर्स बन जाते हैं, ये इन्फेक्टेड स्पोर्स होते हैं जो अपनी बॉडी से ये होस्ट की बॉडी में मुंतकिल करते हैं और मुख्तलिफ डिसीज़ को काज करते हैं। इस वजह से इसको हम स्पोरोजोआ कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्पोरोजोआ के लफ्ज़ में अगर आप गौर करें तो स्पोरोजोआ का लफ्ज़ स्पोर से बना है, यानी स्पोरोजोआ। यहाँ पर जो स्पोरो लफ्ज़ है वो स्पोर्स को जाहिर कर रहा है कि यानी इनकी बॉडी के अंदर स्पोर्स बनते हैं जो इन्फेक्टेड स्पोर्स होते हैं और वो होस्ट की बॉडी के अंदर ट्रांसमिट होते हैं और मुख्तलिफ डिसीज़ को काज करते हैं। उसकी कॉमन एग्जाम्पल आती है मलेरियल जो कॉज करते हैं प्लाज्मोडियम, तो वो उनके एग्जांपल में आते हैं। अब उसके बाद बात करें मोर देन वन होस्ट की। यहाँ पर मैंने हेडिंग दी है मोर देन वन होस्ट का मतलब यह है कि ये इनका जो लाइफ साइकिल है वो एक होस्ट के अंदर कंप्लीट नहीं होता बल्कि दो होस्ट के अंदर कंप्लीट होता है। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मैनी ऑफ द एपी कॉम्प्लेक्सेस कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन मोर देन वन होस्ट, यानी एक होस्ट के अंदर ये अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं करते। यानी सेक्सुअल हो सकता है कि इनकी अपनी बॉडी किसी होस्ट के बॉडी में हो और ये सेक्सुअल जो साइकिल है वो उनकी अपनी बॉडी के अंदर, जैसा कि प्लाज्मोडियम में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर सिंपली हम ये कह सकते हैं कि इनके जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट होता है मोर देन वन होस्ट के अंदर। उसके बाद हम एग्जांपल इसकी देख लेते हैं। तो एग्जांपल की बात करें तो इनकी जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है एपी कॉम्प्लेक्सेस की वो प्लाज्मोडियम है। तो वहां पर हमारे पास एग्जांपल आ गई प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम आपको पता है कि एक कॉजेटिव एजेंट है मलेरिया काज करने का ह्यूमन बीइंग्स में, यानी इनकी जो एग्जांपल है वो प्लाज्मोडियम है जो ह्यूमंस के अंदर मलेरियल इन्फेक्शन फैलाने में, मलेरिया कॉज करने में मदद देता है। अब इसका साइकिल क्या है, प्लाज्मोडियम कैसे लाइफ साइकिल उसका कंप्लीट होता है, किस तरह से वो डिसीज़ को ट्रांसफ़र करता है, स्पोर्स को ट्रांसफ़र करता है ह्यूमंस के अंदर, और किस तरह से वो मलेरिया कॉज करता है, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। क्योंकि ये वीडियो बड़ी हो जाएगी, छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे ताकि आप बोर भी ना हो और आप टॉपिक को भी समझ जाएं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि एपी कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं और उनके हम नाम क्यों देते हैं एपी कॉम्प्लेक्सेस, स्पोरोजोआ क्यों कहते हैं हम इनको, और इनके एग्जांपल क्या है। आपको मैं बताता चलूं कि जो प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल है वो इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में देखेंगे। उसमें दोनों फेज देखेंगे, एसेक्सुअल फेज भी देखेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखेंगे, उनके अंदर किस तरह से होती है और वो किस तरह से ट्रांसफर होते हैं, एक अपनी बॉडी से ट्रांसफर करते हैं स्पोर्स को होस्ट के अंदर, और होस्ट उनका होता है ह्यूमन बीइंग्स। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही है। अगर आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, और हमें कमेंट बॉक्स करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरा ये मेथड पढ़ाने का जो मैं हेडिंग दे के आपको पढ़ाता हूँ किस तरह अच्छा लगता है या नहीं, या फिर मैं अपने इस मेथड को पढ़ाने के, टीचिंग के मेथड को चेंज करूँ। क्योंकि मेरा ये बेसिक मानना ये है कि हेडिंग से बच्चे को ज़्यादा समझ आ सकती है कि हम जो मेन पॉइंट है उसकी हेडिंग बना लें और उसके नीचे थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन कर दें। इससे ये होगा कि आपका बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको तैयारी होती जाएगी और साथ में आपकी जो दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो तैयारी है वो भी साथ साथ होती रहेगी। तो इस तरह से मेरे हिसाब से तो आसानी से समझ आ जाएगा आपको, लेकिन आप फिर भी अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए कमेंट बॉक्स में। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।